प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो 14 ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में अलग अलग प्रिंसिपल्स दिए, बट क्वेश्चन में एग्जाम में जो बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा करके पूछे जाते हैं वो कितने पूछे जाते हैं, एनी 5 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। तो हम लोग पहले 5 प्रिंसिपल देख लेते हैं आज कि किस तरह से ये प्रिंसिपल है। पहला जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क। जो भी काम होगा वो कैसे होना चाहिए, डिवीजन होना चाहिए, उस काम को क्या करना चाहिए, डिवाइड करना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल के जो 14 प्रिंसिपल है, और हेनरी फ्योल ये प्रिंसिपल के अनुसार क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड। जो भी काम होगा वो क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए इन अ डिफरेंट काइंड्स, सच एज टेक्निकल वर्क्स अलग होना चाहिए, फिनेंशियल वर्क अलग होना चाहिए, कमर्शियल वर्क या सिक्योरिटी ऑपरेशनल वर्क होगा वो क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, अकाउंटिंग वर्क, मैनेज वर्क्स, मतलब जो भी काम होगा वो अलग अलग कैटेगरीज में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। जैसी स्किल है, जैसा एक्सपीरियंस है बंदे को, वैसे उसके हिसाब से काम करना, क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए। इट इज असाइन टू एम्प्लॉय, ये वर्क क्या करना चाहिए देते समय एम्प्लॉय को, एज पर देयर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। जिस बंदे को जिस फील्ड का नॉलेज है, जिस बंदे को जिस फील्ड की एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उसको काम देना चाहिए। मतलब फिनेंशियल नॉलेज रखने वाले को फिनेंशियल वर्क मिलना चाहिए, बराबर। अकाउंटिंग वर्क रखने वाला या अकाउंटिंग का नॉलेज रखने वाला जो भी बंदा है उसको अकाउंटिंग का काम मिलना चाहिए। मार्केटिंग का नॉलेज रखता है तो उसको मार्केटिंग का काम मिलना चाहिए। इट हेल्प द इंप्रूव एफिशिएंसी, इससे क्या होगा, हमारी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ जाएगी, हमारी काम करने की क्षमता क्या होगी, बढ़ सकती है। एंड एक्सपर्टाइज, उस फील्ड में वो एम्प्लॉय क्या होगा, एक्सपर्टाइज होगा, विच अल्टीमेटली टर्न इनटू एक्सपेक्टेड प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा, हमें जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट चाहिए या एक्सपेक्टेड रिटर्न चाहिए वो हमें मिल सकता है, हमारी उत्पादन क्षमता, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। सो पहला पॉइंट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन वर्क। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग कैटेगरीज में क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए, और उसके हिसाब से एम्प्लॉय को क्या करना है, वो काम देना है उसकी क्वालिटी और उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से। उसके अलावा उसकी एफिशिएंसी क्या होगी, इससे एफिशिएंसी भी बढ़ेगी और उसकी एक्सपर्टाइज भी बढ़ेगी। देन आगे दिया प्रिंसिपल ऑफ ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये जो प्रिंसिपल है ये क्या बोलता है कि ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। ऑथोरिटी मतलब राइट टू टेक डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने की क्षमता। ऑथोरिटी इज अ राइट टू टेक डिसीजन, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी है टू गेट द थिंग डन अप्रोप्रिएटली। इससे क्या होगा, जो भी काम है वो प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, सिस्टमैटिक मैनर होगा, और ये सबऑर्डिनेट से, जो भी मैनेजर ये फॉलो करेगा वो सबऑर्डिनेट से वो काम परफेक्टली करवा सकता है। ऑथोरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ऑथोरिटी है, ऑथोरिटी मतलब अधिकार लेने की क्षमता, है ना, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके साथ जुड़ी हुई है। ऑथोरिटी ऑलवेज कम विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इफ द मैनेजर इज गिवन ऑथोरिटी, समझो मैनेजर को हमने ऑथोरिटी दी उस काम की टू कंप्लीट अ टास्क विद इन अ गिवन टाइम, वो टाइम पे या उस समय में वो काम कंप्लीट होना चाहिए, तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। इट शुड बी, ही शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा। इफ ही डज नॉट कंप्लीट द वर्क इन टाइम, मतलब उसने वो टाइम कंप्लीट नहीं किया, तो रिस्पॉन्सिबल भी कौन होगा, वही मैनेजर होगा। जिसके पास ऑथोरिटी है वही रिस्पॉन्सिबल होगा। सवाल किसको किया जाएगा, उसी मैनेजर को, जिसके पास ऑथोरिटी है उसी को हम लोग सवाल करेंगे। मैनेजर शुड हैव अ प्रॉपर ऑथोरिटी टू टेक अ मैनेजर डिसीजन, और मैनेजर के पास जो भी डिसीजन लेने के लिए जो भी ऑथोरिटी चाहिए वो होनी चाहिए। मैनेजर शुड हैव प्रॉपर ऑथोरिटी टू टेक अ मैनेजर डिसीजन ऑन हिज ओन रिस्पेक्ट ऑफ गोल, बना, जो भी गोल रखा है, जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी पर्पस है ऑर्गेनाइजेशन के, उनको पूरा करने के लिए जो भी ऑथोरिटी चाहिए वो उसे मिल सकती है। कब, जब उसके पास ऑथोरिटी होगी। और ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे होनी चाहिए, बैलेंसिंग होनी चाहिए। ज्यादा ऑथोरिटी होगी तो मिसयूज भी हो सकता है, और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी तो क्या होगा, फ्रस्ट्रेटेड होगा। तो दोनों कैसे होना चाहिए, इक्वलेंट होनी चाहिए, दोनों बैलेंसिंग होना चाहिए, तभी क्या होगा, वो काम अच्छी तरह से हो सकता है। देन आगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मैटर करता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टमेटिक चलाने के लिए मैनेजर से लेके, बराबर ना, लोअर लेवल तक जो सबऑर्डिनेट उनके, उन तक क्या होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू फ्योल, फ्योल के हिसाब से डिसिप्लिन इज द मोस्ट इसेंशियल, जरूरी चीज है इन ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगी, बट ये कब किसके ऊपर डिपेंड है, उनके यहाँ पे कितना डिसिप्लिन फॉलो करते हैं। एम्प्लॉय मस्ट बी ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के जो भी रूल्स रेगुलेशन है उनको सही तरीके से फॉलो करना चाहिए, किसने, अपने एम्प्लॉय ने। ओके, डिसिप्लिन हेल्प टू अचीव द गोल। इससे क्या होगा, डिसिप्लिन होगा तभी जाके हम लोग गोल को क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। गुड डिसिप्लिन इज अ रिजल्ट ऑफ इफेक्टिव लीडरशिप। जितना अच्छा डिसिप्लिन होगा उतनी लीडरशिप बढ़ेगी। समझो मैनेजर ही डिसिप्लिन फॉलो कर रहा है तो क्या होगा,
डेफिनेटली सबऑर्डिनेट भी क्या करेंगे, वही डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग होता है ना, दूसरे को देख के ही हम लोग फॉलो कर देते हैं। देयर मस्ट बी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन अ मैनेजमेंट एंड वर्कर, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में क्या होनी चाहिए, क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए रिगार्डिंग द ऑर्गेनाइजेशन रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन के क्या रूल्स है, जो भी रिगार्डिंग ऑर्गेनाइजेशन रूल्स रेगुलेशन है वो सब देखने और पता होने चाहिए, किसको, मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों को पता होने चाहिए। बेसिक डिसिप्लिन, जो बेसिक मैनर्स है, जो बेसिक डिसिप्लिन है, शुड बी ऑब्जर्व एट ऑल लेवल, जितनी भी टॉप लेवल हो, मिडल लेवल या लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह पे ये बेसिक डिसिप्लिन फॉलो होने चाहिए। आगे दिया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड, अब कमांड में भी क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अब सिंपल है, जो भी एम्प्लॉय को ऑर्डर मिलेगी, कमांडिंग मिलेगी, वो कैसे होनी चाहिए, ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, मतलब एक ही सुपीरियर, एक ही गाइड करने वाला होना चाहिए, मतलब जो भी गाइडेंस मिलने वाला है वो एक ही पर्सन से मिलना चाहिए। ईच मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर, दिस प्रिंसिपल हेल्प इन मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट, इससे क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, जो भी लोगों के बीच में, जो एम्प्लॉयज के बीच में झगड़े हैं, प्रॉब्लम्स है, वो सारे क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं, सॉर्टेड हो सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, है ना, उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। बट कब, ये प्रिंसिपल अच्छी तरह से फॉलो करेंगे तो। इट आल्सो हेल्प द अवॉइडिंग कंफ्यूजन, इससे कंफ्यूजन नहीं होगा, एम्प्लॉयज के बीच में क्या होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा। इफ एम्प्लॉय रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, मतलब क्या, दो, एक से ज्यादा सुपीरियर से हमें क्या मिल रही है, कमांडिंग मिल रही है या गाइडेंस मिल रहा है, सो क्या होगा, हम लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। इफ एन एम्प्लॉय रिसीव कमांड फ्रॉम मोर देन वन अथॉरिटी, ही विल गेट कंफ्यूज, वो क्या होगा, कंफ्यूज होगा, विल नॉट एबल टू टेक डिसीजन, वो कोई भी डिसीजन प्रॉपर तरीके से ले नहीं सकता। अबाउट हुज ऑर्डर शुड बी फॉलो, मुझे किसकी ऑर्डर फॉलो करनी है, किस सुपीरियर की ऑर्डर को फॉलो करना है, ये पता नहीं होगा। क्या सिंपल बना ना, अब सिंपल है कि एक बंदे को दो लोग गाइड कर रहे हैं, तो प्रॉपर वो डिसीजन ले पाएगा कि किसे मुझे फॉलो करना है, किसका डिसीजन मुझे लेना है, बराबर, बेसिकली। सो आगे लिखा उन्होंने, दिस रॉन्ग अप्रोच, ये टोटली क्या है, रॉन्ग अप्रोच है। फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशनल हिराची शुड बी वेल डिफाइंड, ऑर्गेनाइजेशन की हिराची है कमांडिंग की, वो कैसे होनी चाहिए, वेल डिफाइन होनी चाहिए। ईच एम्प्लॉय शुड नो इमीडिएट सुपीरियर, हर एम्प्लॉय को अपना सुपीरियर कौन है, अपना बॉस कौन है, अपना मैनेजर कौन है, ये पता होना चाहिए। एंड शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम हिम ओनली, उसी से क्या मिलनी चाहिए, ऑर्डर मिलनी चाहिए। ये यहां पे दिया हुआ है। राइट अप्रोच क्या है, एक पर्सन, एक सुपीरियर तीन लोगों को गाइड कर रहा है, ये राइट अप्रोच है। बट दो सुपीरियर तीन लोगों को गाइड कर रहा है, ओके, कमांडिंग दे रहा है, तो क्या होगा, ये रॉन्ग अप्रोच है, क्योंकि इससे कंफ्यूजन बढ़ेगा। ओके, आगे दिया प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डायरेक्शन में जो प्रिंसिपल दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान, मतलब एक सुपीरियर और उसका एक ही प्लान होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन में ये पॉसिबल होना जरूरी है। ईच ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन, हर ग्रुप में ऑर्गेनाइजेशन के शुड हैव अ सेम ऑब्जेक्ट, सबका गोल, सबका लक्ष्य, सबका टारगेट, सबका उद्देश्य जो काम करने का है वो एक ही होना चाहिए, है ना, एक ही गोल होगा तो उसे पूरे करने में क्या होगा, आसानी होगी। सबका लक्ष्य एक ही होगा तो उसी में वो काम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से। एंड ग्रुप शुड बी डायरेक्टेड बाय वन मैनेजर यूजिंग सिंगल प्लान, एक ही मैनेजर एक ही प्लान लेके चले, वन हेड वन प्लान। यहां पे टैगलाइन क्या है, वन हेड वन प्लान होना चाहिए, तभी जाके क्या होगा, आपका काम प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, डायरेक्शन प्रॉपर मिल पाएगा। क्योंकि एक ही बंदा एक ही प्लान लेके चलेगा तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से हम लोग आगे सक्सेसफुली हो सकते हैं। दिस प्रिंसिपल स्टेट दैट देयर शुड बी वन हेड वन प्लान इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ईच ग्रुप इन ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव अ सेम ऑब्जेक्टिव, सबका ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ग्रुप का भी सेम होना चाहिए। और जो भी ग्रुप को डायरेक्शन देने वाला है वो एक ही मैनेजर होना चाहिए, और जो प्लान यूज करेगा वो एक ही होना चाहिए। सो हमने पहला देखा पॉइंट, प्रिंसिपल और डिवीजन वर्क, डिवीजन होना चाहिए, काम को डिवाइड करना बहुत जरूरी है। उसके बाद ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बैलेंसिंग होनी चाहिए, डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और कमांड में यूनिटी होनी चाहिए। एंड लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ये प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे तो क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो सकती है। ये एनी 5 प्रिंसिपल एग्जाम में पूछे गए हैं इसके पहले भी, तो ये फॉलो कर सकते हैं हम लोग प्रॉपर तरीके से, और ये प्रिंसिपल लिख दिए तो एग्जाम में अच्छे स्कोर भी हो सकता है।